तो देखो बीते साल साल 2024 में एक जो आयोग था जो सबसे ज़्यादा नज़रों में रहा वो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये काफ़ी ज़्यादा नज़रों में रहा और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर सवाल भी उठे, काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ और इन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराया। जनरल इलेक्शन जो 2024 में कराया गया था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल हुए। अब जो चीज़ सुर्खियों में रहती है वो चीज़ सवालों में भी आती है, वो चीज़ एग्जाम में भी आती है। तो इस साल के आप लोगों के यूपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, सभी में आप लोगों को इससे रिलेटेड एक सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बिना किसी देरी के। चलो शुरू करते हैं। देखो साल था 1950 का जब इस आयोग का गठन किया गया था। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ना तो उसको इसमें मेंशन किया गया था। उसमें हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंशन किया गया है। उसमें ये यानी कि कह सकते हैं आप लोग, आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको संविधान से पावर मिलता है और किसी से नहीं। देखो अगर हम बात करें, देखो अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है ना वो बना था 25 जैन 1950 को और 25 जनवरी 2011 से हम लोग इस दिन को मानते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो आप लोगों से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आखिरकार राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो नेशनल वोटर्स डे। तो इस साल का नेशनल वोटर्स डे कब था? तो 25 जनवरी को। हर साल इसी तारीख को होता है। तो ये एक सवाल है जो आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें इस समय पर, अगर हम बात करें तो करंट में हमारे यहाँ जो जो प्रोसीजर है ना वो उसमें क्या होता है कि 3 मेंबर बॉडी है। ये एक 3 मेंबर बॉडी है जिसमें कि 2 हमारे होते हैं इलेक्शन कमिश्नर और एक होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर फिलहाल की अगर हम बात करें तो 2024 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये राजीव कुमार ये थे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये दो पर्सन आप लोगों को नजर आ रहे हैं, डॉक्टर एस संधू और अगर बात करें ज्ञानेश कुमार तो ये थे इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो ये जो है ना राजीव कुमार ये रिटायर हो चुके हैं और जो ज्ञानेश कुमार हैं ये इस समय पर वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। तो उम्मीद करता भी, और अभी एक इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट खाली है, उसके लिए वैकेंसी भी फिल की जा रही है, लेकिन आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते, टेंशन ना लो। देखो अगर हम आगे अगर हम बात करें तो देखो इसकी ना थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलते हैं कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशनल साइड क्या है इसकी। तो देखो हमारे देश में जो भाग हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भाग 15 जो कहता है वो बताता है हमारा इलेक्शन कमीशन इसके बारे में बताता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है भाग 15। और भाग 15 में भी आर्टिकल्स को अगर हम देखें तो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक इसमें हमारे इन सब चीज़ों का गठन के बारे में बताया गया कि आखिरकार किस तरीके से इलेक्शन होंगे और किन किन का इलेक्शन होगा और ये जो प्रणाली है कि मतलब किस तरीके से ये लोग चुने जाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में वर्णन है। और मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों से, ये एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक बॉडी है। तो कई बार आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाता है कि कई सारी संस्थाएं दी जाती हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन दे दिया, ईडी दे दी या कोई और दे दी। अब पूछा जाता है आप लोगों से कि इनमें से आखिरकार संवैधानिक संस्था कौन सी है, तो आप लोगों को बताना होता है। तो इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, संविधान से इसको पावर मिलती है। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अगर हम बात करें इनकी ना कई सारी शर्तें और जो नियम वगैरह है ना, वो पहले जो अधिनियम चला करता था वो था 1991 में एक अधिनियम में बनाई गई थी। इनकी जो इतने भी काम करने की और बाकी सारी जो शर्तें हैं ना उन सब चीज़ों की, इनकी नियुक्ति और बाकी सारी चीज़ों की। लेकिन साल 2023 में जो वर्तमान सरकार है ना उसने इसको बदल दिया और इसको बदल के एक बहुत बड़ा फैसला लिया था जिसके बारे में मैं आप लोगों को अभी आगे बताता हूँ। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये किस किस का इलेक्शन कराती है, किस किस का इलेक्शन कंडक्ट कराती है, तो देखो ये कराती है लोकसभा का यानी एमपीज का, राज्यसभा का जितने भी राज्यसभा में बैठते हैं उनका। अच्छा, और अगर हम बात करें तो ये कराती है जो स्टेट की विधानसभाएं होती है ना उसका यानी कि एमएलए का, ये एमएलए का भी कराती है। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो ये राष्ट्रपति का और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का भी ये इलेक्शन कंडक्ट कराती है। इसके अलावा जितने भी इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ये कराता है। इसके अलावा जितने भी जैसे प्रधान है, मुखिया है, म्युनिसिपल है, वो सारे जो इलेक्शन है वो ये लोग कराते हैं, ये संस्था नहीं कराती है। मतलब इलेक्शन कमीशन
ये काम नहीं कराता। इन्हीं ने अपनी सब्सिडरी छोटी संस्थाएं स्टेट में खोल रखी हैं जो ऐसे छोटे छोटे इलेक्शंस को अंजाम देती हैं, लेकिन ये लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को कराती हैं। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होता हो तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो, अगर हम बात करें कि संरचना के बारे में, तो इस समय पर जो संरचना है ना, मैं आप लोगों को बताया था कि हमारे देश में एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके साथ दो इनके सहयोगी होते हैं जिनको बोला जाता है इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, हमारे देश में फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए यही यही प्रणाली, यही संरचना इस समय पर लागू होती है। लेकिन अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो देखो स्टार्टिंग में जो थी ना, स्टार्टिंग में सिर्फ एक होता था, मतलब एक ही इलेक्शन कमिश्नर कह लो चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह लो, वही होता था। लेकिन बाद में इसको 1990 में, ठीक है, 1990 में इसको दो स्तरीय कर दिया गया, मतलब दो लोग होते थे फिर कराने के लिए। लेकिन बाद में अगर हम बात करें 1993 में, तो 1993 में इसको ये प्रणाली दे दी गई कि मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और दो इनके साथ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है, तो ये चीज 1993 से लागू कर दी गई है। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, आगे अगर हम बात करें कि आखिरकार इनकी जो सिलेक्शन होता है उसके सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है। देखो, सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि हमारे देश में जो भी, जैसे हम बात करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे बनेंगे या इलेक्शन कमिश्नर कैसे बनेंगे, ऐसा नहीं है कि इनके लिए भर्ती निकाली जाती है, फॉर्म भरा जाता है, नहीं। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, एक कमेटी का गठन किया जाता है, जो कि इस समय पर काफी ज्यादा सुर्खियों में और चर्चाओं में है। जो मैंने आप लोगों को भी 2023 वाला जो अधिनियम बताया था ना, उसके ऊपर बेस्ड रही है। देखो, अगर हम बात करें वर्तमान की, तो इसमें तीन लोग होते हैं। एक होते हैं प्रधानमंत्री, दूसरे होते हैं नेता प्रतिपक्ष यानी कि अपोजिशन लीडर। ठीक है, अच्छा, तीसरे जो होते हैं ना, तीसरे होते हैं कि एक प्रधानमंत्री द्वारा ही एक मंत्री नियुक्त किया जाता है, एक कैबिनेट मंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पर विवाद हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वोटिंग होती है। अब कोई भी नाम है उनके ऊपर वोटिंग होती है। अब सीधी सी बात है कि ये लोग एक ही पार्टी के हैं, तो ये तो एक इकट्ठा वोट एक तरफ देंगे ही देंगे। नेता प्रतिपक्ष का इसमें रोल ही क्या रह गया? वो वोट दे ना दे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। अब इन लोगों का तो वोट यही भी चला जाएगा। अच्छा, पहले की जो प्रणाली थी तो 2023 से पहले, तो वहां पर यहाँ पर कोई कैबिनेट मंत्री या प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं करते थे। यहाँ पर होते थे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर सीजेआई होते थे, एक सेकेंड ना, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये होते थे यहाँ पर पहले। तो इससे क्या होता था, एक पारदर्शिता रहती थी, तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होती थी इसमें। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा इसी बात पर यहाँ पर बवाल हुआ मचा है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखो, इनको जो अपॉइंट करता है ना, नियुक्ति जो करता है, वो हमारे देश में प्रेसिडेंट करते हैं। वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। मतलब ये जो कमेटी है, ये नाम रिकमेंड करेगी और ये मिलके वोट दे देगी। वोट देके किसी एक पर्सन का नाम नियुक्त कर दिया, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे या इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे, वो भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास। वो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर देते हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ना, वो प्रेसिडेंट ही करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट ही करता है, अपॉइंटमेंट इनका प्रेसिडेंट ही करता है। अच्छा, बात करेंगे देखो इनके वेतन के बारे में। एक सेकंड, कहाँ बात करें, यहाँ ये कर लेते हैं। देखो, इनका जो वेतन होता है ना, वेतन यानी कि सैलरी तो चाहिए ना भैया, पैसा तो चाहिए। इनका जो वेतन होता है वो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना, जज, उसके बराबर इनका वेतन होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनका वेतन होता है। अच्छा, इनका जो मान लीजिए इनमें से किसी को इस्तीफा देना है, तो किसको देते हैं? तो देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो अपना जो देंगे ना, वो देंगे प्रेसिडेंट को। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर अपना त्यागपत्र देते हैं तो वो देंगे वो देंगे प्रेसिडेंट को। और अगर इलेक्शन कमिश्नर दे रहे हैं तो वो देंगे अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। क्लियर है आप लोग? अच्छा, नहीं आया तो यहाँ बता देता हूँ। देखो, अगर इनको देना है तो ये देंगे प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र, और अगर इनको देना है तो ये दे देंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। क्लियर है? इतना आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो देखो, ये एक पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुल मिला के बता दिया कि आखिरकार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया। अब इसके बाद आप लोगों के मन में अगर कोई डाउट रह गया हो इससे रिलेटेड, तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई विल गिव यू द आंसर। ओके, और अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स।